रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट रूबरू। आज हमारे बीच मौजूद है मध्य प्रदेश की एक ऐसी शख्सियत जो आप सभी से परिचित है, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे बीच मौजूद है, जी हाँ, 1999 बैच के आईपीएस ऑफिसर, वर्तमान पुलिस कमिश्नर, जी हाँ, राकेश गुप्ता जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं सर अपने स्टूडियो में। इंदौर से राकेश गुप्ता जी का बहुत ही गहरा रिश्ता नाता रहा है और इंदौर की नब्ज को जितनी बारीकी से राकेश गुप्ता साहब समझते हैं, शायद ही कोई आज तक समझ पाया होगा। निचली बस्तियों की बात की जाए या यहाँ के पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, आम जनता की बात की जाए, सभी से सर आपका सीधे सीधे संवाद रहा है हमेशा से ही, और अलग अलग पदों पर आपने इंदौर शहर को समझा भी है। तो पहले के इंदौर और अब के इंदौर में सर आप कितना अंतर महसूस करते हैं? देखिए, आपने जो बात बोली मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ कि इंदौर शहर में सेवा देना अपने आप में एक बड़ा गौरव का विषय है। और ये एक ऐसा शहर है जिसमें आप जब भी इंदौर की जनता से किसी विषय पर सहायता मांगिए तो आगे बढ़कर ये शहर आपकी सहायता करता है, और उस विषय में जो भी सुझाव उनके हैं और जिस तरीके से उस समस्या का समाधान हो सकता है, ये शहर हमेशा उसके लिए आगे रहता है। अगर मैं पूर्व का इंदौर देखूं और आज का मैं इंदौर देखता हूं तो मैं ये पाता हूं कि वास्तव में ये शहर जितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, शायद ही भारत का कोई शहर इतना तेज़ी से ग्रो करता होगा। जी आप सर, आपको जब से लंबे समय से काम करते हुए देख रहे हैं, उसमें देखा गया है कि आप किसी भी विषय को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, जनता के बीच में बेहद ही सहज और सरल व्यक्तित्व के साथ होते हैं। हम देखते हैं आमतौर पर अन्य अधिकारियों से अगर आपकी तुलना की जाए तो अलग व्यक्तित्व सामने आता है, अग्रेशन बिल्कुल जीरो है, तुरंत तत्काल प्रतिक्रिया आप व्यक्त नहीं करते, हर विषय को बारीकी से समझते हैं। और कहीं ना कहीं इंदौर जैसी नगरी में अगर जनता के बीच में रहकर के काम करना है तो ये बेहद जरूरी भी है कि सरल मिजाजी भी हो, सहज उपलब्धता भी हो और विषय का अच्छा ज्ञान भी हो। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही बात की। मुझे लगता है कि किसी भी, जैसे पुलिस का जो मुख्य काम है वो ये है कि हमें अपराधों की रोकथाम करनी है या कानून का पालन कराना है। तो मेरा ये मानना है कि किसी के ऊपर कानून कभी थोपा नहीं जा सकता। कानून जनता के बीच में रह के ही उनको कॉन्फिडेंस में लेके जब वो हृदय से माने कि ये कानून उनके लिए है और उनकी भलाई के लिए है, तभी उसका पालन बहुत सुविधाजनक तरीके से होता है। और उसके लिए बड़ा आवश्यक है कि आप जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छी तरीके से अपनी सारी चीज़ों को करवा पाएंगे। सर, इंदौर के तीसरे पुलिस कमिश्नर के रूप में आपकी नियुक्ति हुई और इंदौर शहर ने बाहें फैलाकर आपका इंतजार इसलिए भी किया क्योंकि इंदौर को आप बहुत बेहतरी से समझते हैं। क्या लग रहा है इंदौर को लेकर के, कितना समझ पाए? तब का इंदौर आपने स्वयं ने स्वीकारा कि अब इंदौर बदल गया है, तो इस बदले हुए इंदौर में अब काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है आपके लिए? इंदौर को एक शैक्षणिक नगरी भी कहा जाए तो अब कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ तमाम परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, चाहे जेईई की तैयारी हो, चाहे नीट की तैयारी हो, एमपीपीएससी की तैयारी हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी हो, अभी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ी संख्या में छात्र इस शहर में आ रहे हैं और रह रहे हैं। तो ये तो छात्रों का आना बहुत बड़ी संख्या में बढ़ा है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि शहर में बड़े आईटी की कंपनीज और तमाम कंपनीज इस शहर में अब आना शुरू हुई हैं, और उसके कारण एम्प्लॉयज़ जो बाहर से आते हैं वो बड़ी संख्या में शहर के अंदर अब रह रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट अगर हम देखते हैं तो इंदौर में रियल एस्टेट और जिसे कहा जाए कि शहर का बाहरी क्षेत्रों में विकास अब बहुत तेज़ी से हमें देखने में सामने आ रहा है। सर, जितनी तेजी से मौसम नहीं बदलते उतनी तेजी से इंदौर में अपराधों में इजाफा तो हुआ। ऐसे में अपने आप को शांत कैसे रखते हैं? लोगों को संतुष्ट भी करना है, अपराधियों पर लगाम भी लगाना है, कार्रवाई भी करनी है और खुद को और अपनी पूरी टीम को कूल भी रखना है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमको उनका सामना भी करना है और जनता को बेहतर और बेहतरीन परिणाम भी देना है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पुलिस का मुख्य काम ही है अपराधियों से उलझना। तो हमें उस बात की ट्रेनिंग हमेशा ही मिलती है कि अपराधियों से हम कैसे निपटें। और एक बहुत अच्छी टीम अभी मेरे साथ काम कर रही है, चाहे मेरे दोनों एडिशनल सीपीज हों और मेरे चारों डीसीपीज हों, चारों फील्ड के डीसीपी, इसके अलावा मेरे अन्य तीनों डीसीपी जो कुल मिलाकर सभी एक बहुत अच्छी टीम और बहुत अनुभवी अधिकारी यहाँ पर हैं। राज्य शासन ने ऐसे अधिकारियों को यहाँ पोस्ट किया है जहाँ
अनुभव भी है और कुछ ऐसे यंग बच्चे भी हैं जो जिनमें एक नई ऊर्जा के साथ भी लोग काम करते हैं, और कुछ अनुभवी अधिकारी भी हैं जो अपने अनुभव का भी लाभ उन लोगों को दे रहे हैं। तो एक बड़ा अच्छा कुल मिलाकर एक टीम यहाँ इंदौर में है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जिसको कि हम लोग सुलझाने में असफल हुए हों। सर, आपको सालों से देख रहे हैं, आपकी फिटनेस वैसी ही बनी हुई है। अपनी फिटनेस के लिए क्या करते हो कि अन्य थाना प्रभारियों को हम देखते हैं या बाहर के पुलिस महकमे को देखते हैं, तो ये देखने में आता है कि फिटनेस के नाम पर बहुत कम वर्किंग होता है पुलिस महकमे में। पर जब आपको देखते हैं तो आपने अपने फिटनेस पे भी पूरा फोकस किया हुआ है, क्योंकि अगर मन संतुष्ट होगा, अगर शरीर तंदुरुस्त होगा, तो शायद वर्किंग परफॉर्मेंस भी उतना बेहतर होगा। बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कोई भी फील्ड हो, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे वो शासकीय सेवक हों, चाहे वो अन्य प्राइवेट कंसर्न्स में काम करने वाले लोग हों, व्यापारी वर्ग हो, मुझे लगता है कि आपको अपने काम के साथ कोई एक हॉबी जरूर रखनी चाहिए, और वही एक हॉबी है जो आपको तनाव मुक्त रखती है। और अगर आप तनाव मुक्त हैं तो आपकी फिटनेस 100% बनी रहेगी। तो जीवन का कुछ समय अपनी इस हॉबी को जरूर देना चाहिए। वो किसी भी तरह की हॉबी हो सकती है, चाहे आप कोई खेल खेलते हो तो आप वो खेल खेलिए, अगर आप संगीत में बहुत आपकी रुचि है, आप उसको हॉबी मानते हैं, तो संगीत में आप उसका लाभ उठाइए। आपको अगर डांसिंग, आपको नृत्य बहुत अच्छा लगता है तो आप वो काम करिए। कुल मिलाकर मेरा कहना है कि अपना जो जीवन यापन के लिए आपका पेशा है, उसके अलावा कुछ एक अपनी हॉबी के लिए जरूर टाइम देना चाहिए। सर, आपने IIT, JEE कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात की, उसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि स्वयं को आप इतना तनाव मुक्त रखते हैं, परंतु आज हम जो अपनी युवा पीढ़ी को देख रहे हैं उनमें असफलता को झेलने की क्षमता कहीं ना कहीं खत्म हो गई है। परिणाम एक बार अगर अपने फेवर में नहीं आता है तो सुसाइड कर लेना, और ऐसी घटनाएं हमें रोज दिखाई देती हैं। ऐसे में राजस्थान का कोटा तो सुसाइड करने के लिए हब बना हुआ है कि अगर सुसाइड करना है तो पढ़ाई वहां करिए, और अगर असफल हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा आपके पास उपाय है कि आप सुसाइड कर लीजिए। देश भर में सबसे ज्यादा सुसाइड के केसेस भी कोटा में देखने को मिलता है, क्योंकि जितने भी बड़े कोचिंग संस्थान है वो कोटा में ही है। फिर कोटा से हमारा विषय नहीं है, विषय ये है कि असफल हो जाना और मौत को गले लगा लेना, ये दोनों बहुत अलग अलग विषय हैं। कहीं ना कहीं जीवन में सफलता और असफलता सिक्के के वो दो पहलू हैं कि जो समय समय पर सभी के हाथ लगते हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स के लिए सर क्या कहना चाहेंगे जो तमाम तैयारियां कर रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, सफलता असफलता तो लगी रहती है। बिल्कुल सही, आपने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और सिक्का कभी एक ही पहलू पर नहीं बना रहेगा, और सिक्का अपना पहलू ज़रूर बदलेगा। तो अगर आपके ऊपर असफलता दिखाई दे रही है तो पहलू ज़रूर बदलेगा और वो सफलता की ओर जाएगा। छात्रों से मेरा ये कहना है जो आपने बताया कि हमें असफलता से और ये शिक्षा लेनी चाहिए कि इस बार हम थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़रूर हम इसमें सफल होंगे। इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाना, किसी दूसरे से कंपटीशन में हमें रहना कि हमारा मित्र हो गया, हम नहीं हो पाए, तो जीवन में ये अंतिम परीक्षा नहीं है। और ज़िंदगी में जो लोग सफल हुए हैं वो सब परीक्षा पास करके ही सफल नहीं हुए हैं। जीवन आपको बहुत मौके देती है, और कोई ना कोई एक मौका आपके लिए भी ईश्वर ने रखा होगा जिसमें आप सफलता के चरमोत्कर्ष पर होंगे। सर, आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते थे या फिर भाग्य आपको लेकर के यहाँ आया जनता की सेवा करने के लिए, या आप करना कुछ और चाहते थे और भाग्य आपको लेकर के सिविल सर्विसेज में लेकर के आया कि आप जनता की सेवा कीजिए? तो क्या आप भी हमेशा से IPS ऑफिसर ही बनना चाहते थे? देखिए, जब हम लोगों का समय था तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग करियर के बारे में सोचते नहीं थे जी। तो ऐसा कभी नहीं था कि बड़ी कोई बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती हो जी। लगता है कि मैं अगर अपना पुराना समय याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद हम वर्तमान में ज़्यादा जीते थे। जी जी। बहुत लंबी प्लानिंग नहीं थी। अगर 12th हो गई तो फिर लगता था आप इंजीनियरिंग की परीक्षा दे लें। इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश नहीं हुआ करती थी कि हमें कोई JEE करना है। हमें लगता था कोई स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए तो उसी से हम पढ़ाई कर लेंगे। फिर वो पढ़ाई हो जाती थी तो फिर लगता था कि आप कोई नौकरी मिल जाए, वो नौकरी हो गई। तो ऐसे ही हम भी धीमे धीमे किसी नौकरी में आए। वहाँ कुछ ऐसे छात्रों के संपर्क में आए जो UPSC की तैयारी करते थे और फिर हमने जानना शुरू किया कि इसमें तो इस तैयारी को अगर हम करते हैं तो बहुत अच्छा एक सेवा का अवसर लोगों को मिलेगा। तो धीमे धीमे हमने भी वो तैयारी करना शुरू की और मुझे लगता है वही छोटी छोटी प्लानिंग जो समय समय पर आते हुए जैसे रास्ता मिलता गया जी।
वैसे करते गए और जैसा होता है कि मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देती। जी अगर आप अपने फील्ड में मेहनत करते हैं तो जरूर आपको सफलता बिल्कुल ठीक मिलेगी। बात है। एक सही ऊर्जा के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अगर आप लगातार सही दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो वास्तव में आपके प्रयास कभी जाया नहीं जाएंगे। असफलता जरूर हाथ लगेगी, लेकिन सफलता के लिए रास्ता हमेशा आपके लिए बना रहेगा। सर, अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल है। पहले इतना प्रेशर नहीं होता था, ठीक है बच्चा पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है। अब अभिभावकों का भी हो गया है कि 99% होना चाहिए, 98% होना चाहिए। कंपटीशन बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स में हो गया है कि पड़ोसी के बच्चे के नंबर कैसे ज्यादा आ गए, तुम उसी स्कूल में, उसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हारे नंबर कहीं कम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर, घर का माहौल भी जो है वो प्रतियोगिता से भरा हुआ है। बच्चे को परिवार में घर जैसा माहौल भी मिलना बंद हो गया। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये अब हमें माता पिता जो हमारे मैच्योर्ड और हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है उसको ये सोचना पड़ेगा कि बच्चों पे वास्तव में इस तरह का दबाव जिसमें कि आप उनके सहपाठियों से उनका कंपैरिजन करना शुरू करें और उनको दबाव दें कि आप इसी कैरियर की ओर जाएं, वो थोड़ा सा हमें लगता है कि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन की आवश्यकता है। और जैसा हमारे समय पर होता था कि बहुत ज़्यादा माता पिता का ये दबाव नहीं होता था कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। हम लोग अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों, उन्हीं से कुछ प्रेरणा लेके अपना अपना कैरियर चुन लिया करते थे। तो आपस में कंपैरिजन, आपस में कोई कंपटीशन अगर ये भाव ना हो तो बच्चे ज़रूर तनाव मुक्त रहेंगे। और तनाव मुक्त व्यक्ति की परफॉर्मेंस, मुझे लगता है एक बहुत हल्का सा तनाव तो ज़रूर होना चाहिए ताकि आप तैयारी करें, मेहनत करें। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा तनाव आपकी परफॉर्मेंस को डाउन करता है। सर, शहर में बढ़ते अपराधों के लिए मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि नशे की वजह से अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जनसंख्या वृद्धि हो गई है तो जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है वैसे वैसे अपराध बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि टीवी सीरियल देख देख के और वेब सीरीज देख देख के लोगों की मानसिकता ही जो है ना वो क्रिमिनल होती जा रही है। आपको क्या लगता है सर, अपराधों के लिए कौन ज्यादा जवाबदार है? देखिए, अब अपराध जैसा आपने बताया, जो चीज़ें आप बता रही हैं उनका थोड़ा असर तो जरूर अपराध में और शहर के अपराध में होता है। मुझे लग रहा है कि अब अपराध किसी शहर की सीमा में बनकर नहीं रह गया है जी। अब अपराध ने अपना पूरा एक ग्लोबलाइजेशन टाइप का आप मान लें। जैसे साइबर क्राइम को आप लेंगे तो उसमें पूरा विश्व ही शामिल है जी। कहीं भी किसी भी कोने में दुनिया के बैठ के आप किसी भी देश में आप वो अपराध होता है। तो एक तो पैटर्न ये बदला है कि अब अपराधी ये सब पहले ये होता था कि सिर्फ इंदौर में अगर अपराध हुआ तो इंदौर पे ही अपराधी मिलेगा। अब वो कहीं का भी हो सकता है। अभी आपने जैसे लेटेस्ट में इंदौर में देखा भी होगा कि कहीं हम मालीगांव से अपराधियों को पकड़ कर ला रहे हैं, तो कहीं उत्तराखंड से हम अपराधियों को पकड़ के ला रहे हैं, कभी बम्बई से हमने अपराधियों को पकड़ के लाया है। तो आप विश्वास करें कि एक अपराधी बॉम्बे से चला और वो यहाँ आकर उसने मोबाइल स्नैचिंग की। ये अब अपराध का स्वरूप हो गया है कि अब हम अकेले इंदौर में ही सीमित नहीं हैं, इंदौर के बाहर के भी शहरों से तमाम जगह से अपराधी आते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हमारी टेक्नोलॉजी अब इतनी अच्छी हो गई है कि अब हम उनको पकड़ने में भी सक्षम हैं। अगर बाहर का अपराधी आकर अपराध कर रहा है तो उसको हम पकड़ने में भी बहुत सक्षम हैं। सर, शहर में बढ़ते नशे के लिए किसे जवाबदार मानते हैं? कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि पुलिस की समझ में सब कुछ होता है, पर बावजूद उसके नशा जितनी इजी गोइंग, जितनी आसानी से इंदौर शहर में सप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस की पनाह में आमतौर पर लगातार बार बार जो है वो खाकी वर्दी प्रश्नों के घेरे में रही है। पिछले कुछ दिनों में देखा होगा कि बड़ी संख्या में हमने स्मैक भी पकड़ी है, गांजा भी पकड़ा है और तमाम अपराधियों को बेचने वाले एक बड़ा एक अभियान हमने ऑपरेशन ईगल क्लॉ के नाम से चलाया हुआ है, जिसमें कि हम जो ड्रग पैडलर्स हैं उनके खिलाफ लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और उन्हें कानून के शिकंजे में ला रहे हैं। लेकिन मैंने जैसा आपको बोला कि सिर्फ अकेला एनफोर्समेंट ही समाज से नशे को ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम साधारण अर्थशास्त्र की एक व्यवस्था देखें डिमांड एंड सप्लाई की, तो जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक सप्लाई भी नहीं होगी। तो डिमांड को भी हमें कट करना पड़ेगा और सप्लाई को भी हमें कट करना पड़ेगा। सर, पुलिस कमिश्नरी लागू करने के लिए शहर में सिस्टम तैयार था, क्योंकि कमिश्नरी लागू कर दी, बहुत अच्छी बात है, परंतु उतना पुलिस फोर्स हमारे पास है नहीं। शहर इतना बढ़ता जा रहा है, थाने भी अब कम पड़ने लग गए, 36 थाने हैं फिलहाल में।
अब जरूरत है थानों का भी विस्तार किया जाए और पुलिस बल भी यहाँ बढ़ाया जाए ताकि ज्यादा दुरुस्त व्यवस्थाएं देने में हम जनता के लिए मुकम्मल हो पाए। देखिए, इसमें इस विषय को लेकर राज्य शासन बहुत ही संजीदा है जी। कि इंदौर शहर को पुलिस बल मिले। तो एक पूरा प्रोसेस है जिसमें भर्ती होती है, ट्रेनिंग होती है, तो एक थोड़ा समय उसमें ज़रूर लगता है। कुछ बल हम लोगों को दिया भी गया। हालांकि बल हमेशा ही चूँकि जिस तेज़ी से शहर बढ़ रहा है उस तेज़ी से हम बल को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जितनी तेज़ी से इंदौर शहर का विकास हो रहा है तो पुलिस हमेशा थोड़ा दबाव में आ ही जाती है। कार्य की अधिकता पुलिस को ज़्यादा महसूस होने लगती है। जैसा आपने बोला कि थानों की संख्या बढ़नी चाहिए, ये विषय हमारे संज्ञान में है और शहर में अभी 3 नए थानों का प्रपोजल हम लोगों ने भेजा भी हुआ है और राज्य शासन उसे मंजूर भी शीघ्र ही कर देगा। नए 3 थाने हमें शीघ्र ही इंदौर के वो थाने जो बहुत बड़े हो गए हैं, जिसमें लसूड़िया एक बहुत बड़ा थाना है आज की स्थिति में है, बाणगंगा एक बहुत बड़ा थाना है और इसी तरह चंदन नगर थाना भी एक बहुत बड़ा थाना क्षेत्र है। इन तीनों ही थाना क्षेत्रों से अब हम एक एक अन्य थाना और बनाने की प्रपोजल हमारे हैं। तो उस दिशा में लगातार हमारा काम चल रहा है कि हम अपनी संख्या भी पुलिस की बढ़े और नए थाने भी हम खोलें। और साथ ही एक चीज़ ज़रूर अब है कि हमें अब व्यक्ति की बजाय टेक्नोलॉजी की ओर थोड़ा सा और डिपेंडेंट होना होगा। और उसके लिए अभी हमारा एक पूरा अभियान, और मैं आपके माध्यम से सभी शहर के नागरिकों से ये अपील भी करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आप CCTV लगाइए। ना सिर्फ आप घर के लिए, अपने घर के अंदर, घर के बाहर रोड साइड पर आवश्यक रूप से आप CCTV लगाइए। और इसका एक अभियान अभी हमारे सभी ACPs अपने अपने स्तर में मीटिंग लेके मोहल्लों में करवा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में उन्होंने लगवाए भी हैं। तो सर, बढ़ते अपराधों में अपराधियों के जहन में पुलिस का खौफ ना होना, बीच में आम जनता के मुखारबिन से ये स्वर भी उठने लगे कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर अब इंदौर माया नगरी में भी एनकाउंटर करने की आवश्यकता है, तभी जाकर के अपराधियों में पुलिस का और खाकी का खौफ पैदा होगा। क्या आपको भी लगता है सर कुछ सख्त निर्णय लेने की अब जरूरत है वास्तव में? क्योंकि इतने दिनों में हमने जितने भी अपराध देखे उसमें कहीं भी किसी बड़े लिस्टेड बदमाश का हाथ नहीं था, बड़े लिस्टेड नामी अपराधियों के नाम सामने नहीं आए। जिस तरीके से सामान्य आदमी बड़े बड़े जघन्य अपराधों को अंजाम देता है, उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि अपराध करते समय अपराधी के जहन में पुलिस और समाज का कोई खौफ नहीं होता। तो देखिए, इसमें पुलिस की खौफ की बजाय मैं अगर बोलूँ तो कानून का डर लोगों में होना चाहिए। और इस दिशा में बड़ा तेज़ी से काम हो भी रहा है कि चूँकि अगर हम पूरी न्याय व्यवस्था को देखें तो उसमें अकेली पुलिस ही उसका एक अंग नहीं है, उसमें न्यायपालिका भी एक बहुत बड़ा अंग है, हमारा जेल प्रशासन भी एक बहुत बड़ा अंग है और पुलिस भी एक बड़ा इसमें भूमिका अपनी निभाता है। तो अभी तीनों स्तरों पर ये काम चल रहा है कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी कैसे सज़ा दिला सकें और जिन अपराधियों को हमने पकड़ा वो न्याय व्यवस्था से उसमें उन्हें अपराध में सज़ा मिले। अभी रिसेंट में ही आपने देखा होगा कि हमारे थाना किशनगंज में एक छोटे बच्चे का, जैसा आपने बताया कि परिवार का ही एक लड़का था जिसको उस घर में पनाह दी गई, उसी लड़के ने उस परिवार के एक छोटे से बच्चे की किडनैपिंग की और बाद में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि हम जब तक उस अपराधियों को पकड़ पाते, उसी शाम को 2 या 3 घंटे में हमने अपराधी पकड़ भी लिए थे, लेकिन वो 2-3 घंटे भी इतने देर हो चुकी थी कि वो बच्चे को बचा नहीं पाए। क्योंकि इसमें परिवार का ही आदमी सम्मिलित था, तो इसलिए उसने चूँकि अपराधी बाद में जब अगर बच्चा जिंदा रहता तो बता देता कि कौन है, उन्होंने सबसे पहले उस बच्चे को ही की मृत्यु हुई। इस अपराध में आप देखिए कि अभी रिसेंटली मृत्युदंड की सज़ा अपराधियों को मिली है। ये एक बड़ी सफलता हमारी है कि हमने लगभग 1 वर्ष के अंदर अपराधियों को पकड़ने के बाद 1 वर्ष में हमने न्यायालय से मृत्युदंड की सजा इसमें सर, हमने आपसी रंजिश के चलते अपराध होते देखा, जलन के चलते अपराध होते देखा, पर जावरा में आज जो हुआ वो किसी को समझ में नहीं आया कि एक गणेश मंदिर में गोवंश का कटा हुआ सर रख देते। अब ये कैसी आपसी रंजिश हुई? इस तरीके के अपराध पैदा होना मतलब कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता ही विकृत है, आपको कुछ भी करके कुछ गलत करना है जो समाज के हित में नहीं है। तो ऐसे लोग तो सर मतलब समाज के लिए कहीं ना कहीं वो जहर है जो धीरे धीरे समाज को खोखला कर देंगे एक दिन।
बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं। और जावरा की हालांकि घटना के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, जी जी लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर समाज में 1-2% ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम बोलें कि एंटी सोशल एलिमेंट्स, जी उनकी इस तरह की हरकत होती है और उनका ये प्रयास होता है कि समाज का एक बड़ा वर्ग उद्वेलित हो जाए उनकी इस एक्टिविटीज से। जी। यही समझदारी हमें दिखानी है। सर, पुलिस पर पॉलिटिक्स का कितना प्रेशर रहता है? क्योंकि हमने तो बहुत नजदीक से देखा है कि अदर डिपार्टमेंट्स की तुलना में पुलिस पर हमेशा प्रेशर खैर ज्यादा ही होता है और पुलिस से बहुत ज्यादा की उम्मीद भी होती है, जनता को भी, राजनेताओं को भी, समाज को भी। आपसे चाहिए बहुत कुछ, यहाँ क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है पर एप्रिसिएशन बहुत कम है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो काम करता है जी उसको कई बार निंदा का भी सामना करना जी मतलब अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आपको निंदा भी नहीं मिलेगी और जी। प्रशंसा भी मिले ना मिले, जी। दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। तो पुलिस मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि काम करती है। जी हमारे जितने कर्मचारी हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, शहर की सुरक्षा के लिए अपना काम कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि कई बार हमसे भी गलतियाँ होती जी। हैं कई बार हम बहुत अच्छा काम भी करते हैं, समाज हमें अप्रिशिएट भी करता है और गलती जब हम करते हैं तो हमें उतना ही बुरा व्यवहार भी समाज से झेलना पड़ता है। जी। लेकिन इस चीज़ को हम अपना पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब मान के चलते हैं। सर, इंदौर में बढ़ते अपराधों के लिए नाइट कल्चर को भी काफी हद तक लोगों ने दोषी माना, चाहे यहाँ का व्यापारिक संगठन हो, आम जनता हो, शिक्षक वर्ग हो। सभी का ऐसा मानना है कि जब से नाइट कल्चर को बढ़ावा दिया गया, पब जब से रात भर खुलने लग गए, बिना पुलिस को बताए 12 बजे के बाद भी पब खुले रहना, नशा सरेआम बिकना, कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है शहर में बढ़ते हुए अपराधों के लिए। शहर से बाहर के जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, कहीं ना कहीं इस वजह से भी अपराधों में इजाफा हुआ है। देखिए मैंने बताया कि कानून में जो चीज़ें हैं अगर हम उन्हें कड़ाई से पालन करें तो कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। जहाँ आप कानून से बाहर चले जाते हैं, जो नियम से बाहर है, आपका नियम है कि इतने बजे तक ही पब रहेगा। जी नाइट कल्चर में ये कहीं नहीं है कि पब आप पूरी रात खोल सकते हैं, जी लेकिन आप सिर्फ लोगों को भोजन खिलाने के नाम पर भी आप नियम को तोड़ के और शराब परोसेंगे। शराब परोसे जा रही जी। तो अगर आप वैसा करेंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज़ बुरी है। तो नियम के दायरे में रहकर काम करें और जो नियम के दायरे में नहीं है उनको हम जरूर सजा भी दिलाते हैं। सर, शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या प्लान बना रखा है? मीटिंग्स बहुत सारी होती हैं, मंत्री जी के साथ भी मीटिंग हो जाती है, शासन प्रशासन के साथ भी मीटिंग लगातार होती है, परंतु अब जनता चाहती है कि जैसे इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता में नंबर 1 बनाया, वैसे ही इंदौर पुलिस जो है वो यातायात में भी शहर को अव्वल का दर्जा प्राप्त करवाए। बिल्कुल सही है। और इंदौर शहर जैसे स्वच्छता के लिए जाना जाता है, यातायात के लिए भी जाना जाए, ये सभी की इच्छा है। और जैसा आप जानते हैं कि जैसे शहर बढ़ा है उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में तेज़ी से हमारे 4 पहिया वाहन बढ़ रहे हैं। जी लोगों में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एक खुशी की बात है कि देश के अंदर लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है और लोगों में आज वाहन खरीदने के लिए उनके पास पैसा है। और बड़ी संख्या में मैं देखता हूँ कि इंदौर में 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहनों की संख्या बढ़ी है। और लेकिन रोडें उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रोड्स की एक संख्या लिमिट है। जी हालांकि इस और बड़ा प्रयास किया जा रहा है कि हम ऐसे सभी चौराहे जहाँ पर कि अभी बड़ी टाइम लगता है हमें सिग्नल्स निकलने में, तो उसमें हम कुछ एलिवेटेड रोड्स दे सकें। सर, आपने अपने कार्यकाल में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए होंगे, असंख्य केसेस आपने सॉल्व किए। इस सब के बीच कोई ऐसा वाकया सर जो हमेशा याद आता है, जो आप अपने सहयोगियों के बीच में दोहराते भी हो कि केस बहुत मुश्किल था और कैसे हमने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके उस केस को सॉल्व किया? क्या ऐसी कोई याद सर जो आप बार बार अपने सहयोगियों के बीच में उनको मोटिवेट करने के लिए दोहराते हो? एक अपराध मुझे याद आता है पुराना, जब मैं यहाँ DIG हुआ करता था, तब 2 बहनें थी, दोनों स्पिंस्टर थी, दोनों अविवाहित सिस्टर्स थी और दोनों साथ ही रहती थी। तिलक नगर क्षेत्र का ये घटनाक्रम था। जी तो तिलक नगर थाना क्षेत्र का मामला था। दोनों की अकेली रहती थी और उनकी मृत शरीर जो है घर में पाया गया। जी और कहानी जब शुरू हुई तो घर में एक कूलर खुला हुआ था। आज भी मुझे याद आता है, सीन पे गया था, एक कूलर खुला पड़ा था जिसकी एक जाली बाहर निकली थी। तो हम लोगों को लगा कि कोई कूलर सुधारने के लिए आया है और उसने ये घटना को अंजाम दिया।
बहुत दिनों तक कहानी यही चलती रही। और फिर एक बड़ा, उन दिनों सीसीटीवी बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, तो एक बड़ा फेंट सा सीसीटीवी उनके घर के सामने एक परिवार रहता था, उनके यहाँ एक सीसीटीवी लगा था, तो उसके किनारे में ऐसा लगता था कि एक आदमी ने साइकिल खड़ी की और वो अंदर गया है। उसी आदमी को हमें ढूंढना था कि आदमी कौन है जो जिसने घटना अंजाम दी है। तो हमें लगा कि ये उस आदमी की साइकिल के पीछे कुछ ऐसा सामान बंधा था जो ऐसा लगता था कि वो जो कूलर की जाली होती है, जो हम लोग ठंडा करने के लिए जाली होती है, वो शायद बंधी है। तो मुझे लगता है कि इंदौर के जितने कूलर सुधारने वाले सब कंगाल मारे हैं और कहीं ना कहीं कहानी आगे बढ़ नहीं रही थी। तो हमें लगा कि ये कहीं ना कहीं कूलर सुधारने वाला आदमी तो नहीं प्रतीत होता है। फिर हमने अपना इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस शुरू किया। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस से हमें कुछ एक नंबर मिले, उसमें भी हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कोई कूलर सुधारने वाला आदमी कौन है। फिर अचानक हमें ये लगा कि हमें इस पूरे इलाके के सीसीटीवी खंगालने चाहिए, उस घर भर पे हमें कंसंट्रेट नहीं करना। तो हमने जो पूरा तिलकनगर क्षेत्र था उसके सभी घरों के सीसीटीवी हमने उन दिनों में निकालना शुरू किया। और मुझे लगता है किसी एक घर के सीसीटीवी में एक मोड़ पर एक साइकिल हमें सिमिलर टाइप की जाती दिखाई थी, जिसके पीछे कोई आदमी कुछ सामान को बांधा हुआ था। और उस सामान को हम लोगों ने बहुत ध्यान से देखा तो हमें वो वेल्डिंग की मशीन दिखाई दी। तो फिर हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस को हमने देखा तो फाइनली एक किसी राजू वेल्डर का नाम हमें सामने आया। अब कहानी कूलर सुधारने की बजाय एक वेल्डिंग मशीन की ओर मुड़ गई। और फाइनली हम लोग अपने जो हमारे तरीके हैं जिन्हें उजागर करना मेरे को लगता है कि बिल्कुल भी उचित नहीं है, तो उन तरीकों से हमें ये पता चला कि ये कोई बड़वानी का अपराधी है जो यहाँ वेल्डिंग करने वाले जो कई लोग घूमते हैं, अमूमन घर घर जाके कुछ सामान अगर आपका लोहे का टूट गया है तो उसको करने के लिए, और उसका धीमे से हमें पता मिला वो बड़वानी के रहने वाला था। आप देखिए जब उसको हम पकड़ने के लिए भी गए, हमारी जो टीम गई, तो जो मैं बोलता हूँ ना कि हमारा सौभाग्य और अपराधी का दुर्भाग्य, दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। तो जब टीम गई तो ये इस तरह का व्यक्ति था जो नोमैड टाइप था। अगर एक बार हमारे हाथ से निकल जाता तो वो कहाँ जाकर अपना जीवन यापन करने लगता और हम कभी उसे पकड़ ही नहीं पाते। तो जिस जगह हमारे लोग रेड करने के लिए गए तो जो उसका घर था उसके जस्ट बगल वाले घर में ये लोग रेड कराए। वहाँ हुआ मचा, जैसे ही उसको वहाँ अंदर घुसे तो अब हमें ये लगा कि अपराधी को पता चल जाएगा कि पुलिस ने बगल के घर में आई है तो पक्का मुझे पकड़ने आई है और भाग जाएगा। टीम ने जब मुझे ये फोन लगा के बताया कि सर हम गलत घर में चले गए, लगता है वो पड़ोस के घर में है, लेकिन भाग्य हमारा देखिए कि उसी समय लाइट चली गई। और लाइट चलने के बाद जो अमूमन एक थोड़ा सा होल्ला टाइप का होता है, उसको यही लगा अपराधी को कि शायद लाइट चली गई इस कारण ये होल्ला होगा। और तुरंत ही टीम ने जब बगल के घर में रेड की वो हमारे हाथ में आ गया, मेन अपराधी को पकड़ लिया। तो कुल मिलाकर मैंने कहा कि कई बार बहुत, लेकिन मेहनत इसमें इतनी ज़्यादा पूरी टीम की थी। जी सर, अपने साथियों को कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि जो ग्राउंड पे पूरे समय अलर्ट है, 24 घंटे की नौकरी होती है पुलिस महकमे की, सिपाहियों को मोटिवेट करने के लिए क्या कभी उनके बीच में बैठना, हंसी मजाक करना, क्योंकि उनको भी मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। पूरे समय काम करते हैं, वो भी अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाते और जनता की उम्मीदें अपार है पुलिस महकमे से। देखिए जो आपने बात बोली वो पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारा पूरा काम ही टीम वर्क है। तो आप हमारे यहाँ ऐसी साहबी टाइप का काम बहुत ज़्यादा नहीं चलता। आपको कई बार अपने आरक्षकों के साथ खेलना भी पड़ता है, उनके सुख दुख में। आप देखिए कि ये किसी अन्य विभाग में नहीं होता हुआ, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है कि अगर हमारा कर्मचारी बीमार हो गया तो हम मिलने ज़रूर जाएंगे, एक बार उसके पास जाएंगे, उसके परिवार से मिलेंगे। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसके लिए ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जब तक हम इस तरह की संवेदनाओं में अपनी फोर्स के साथ नहीं खड़े होंगे तो वो फोर्स भी, क्योंकि हमारे काम इतने दुष्कर हैं कि चलते पत्थरों के बीच में, पेट्रोल बम्स के बीच में मुझे अपनी फोर्स को खड़ा करना है, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना कहना चाहूँगा कि इंदौर पुलिस आपके साथ है और हम आपकी सुरक्षा के लिए पूरे टाइम मेहनत कर रहे हैं। जनता का सहयोग भी हमें मिलता है। आप अपना व्यवसाय, अपना इंदौर की प्रगति
उसमें आप उत्तरोत्तर वृद्धि करें, हम आपके साथ मजबूती से खड़े हैं। चलिए, तो ये थी हमारी पुलिस कमिश्नर जी हाँ राकेश गुप्ता जी से सीधी चर्चा। एक नए व्यक्तित्व के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए विचार के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड इंडिया 24 के साथ।